क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के भाषणों को और इसे दिखाने वाले मीडिया को पसंद नहीं करता। हमने आपको प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें बताई, उनके भाषण की जो रिपोर्टिंग की, इस रिपोर्टिंग को देखकर एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इन सब बातों को पसंद नहीं करता। लेकिन जब जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल जा चुका कन्हैया कुमार जेल से बाहर आता है, तो उसके भाषण के तमाम न्यूज चैनल्स पर सीधा प्रसारण किया जाता है और तब ऐसा करने वाले मीडिया को कोई गोदी मीडिया नहीं कहता। इसलिए आज हम आपका परिचय देश के असली गोदी मीडिया से करवाएंगे। देश में जो असली ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो आज से नहीं है, वो पिछले 70 सालों से है। और अब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है उसे यह परेशानी हो रही है कि व्यवस्था बदल क्यों रही है, अब उन्हें चुनौती क्यों मिल रही है। अब तक उनका एक छत्र राज था, अब एक दूसरा नैरेटिव कैसे धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब ऐसी ताकतें क्यों मजबूत हो रही हैं, ऐसा मीडिया क्यों मजबूत हो रहा है जो देश के हित की बात करता है। और इसलिए जब वो ऐसे मीडिया को हरा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ देश है, हमारे साथ देश के लोग हैं, इसलिए वो हमें संख्या बल में अब नहीं हरा सकते। वो देश की पसंद के मामले में हमें नहीं हरा सकते, इसलिए अब वो हमें बदनाम करेंगे, हमारे बारे में दुष्प्रचार करेंगे। और ये जो गोदी मीडिया शब्द है ये उसी दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। इसलिए आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आप इस एजेंडे को समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो जी न्यूज को वहां से रिपोर्टिंग करने से रोक रहे हैं, और जब भी जी न्यूज के रिपोर्टर वहां जाते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है और वहां पर हमें गोदी मीडिया कहकर बुलाया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश में जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो 70 वर्षों से सक्रिय है और आज भी अपने आकाओं की गोदी में बैठकर देश को, समाज को बदलने से रोक रहा है। और ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले उसकी एक तस्वीर, ताजा तस्वीर आप पहले देखिए और फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कोई न्यूज चैनल, जब कोई पत्रकार, मीडिया का कोई हिस्सा देश की इस व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश करता है, जब उनकी मनपसंद बात नहीं करता है, तो उसके साथ क्या करने की कोशिश होती है। ताजा तस्वीर देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, हमारा सवाल यह है, हमारे रिपोर्टर ये पूछ रहे थे आंदोलनकारियों से कि यहां पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उस ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है, ये ट्रैक्टर किसका है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला वहां पर कौन है। और जैसे ही रिपोर्टर ने यह सवाल शुरू किया, आपने देखा क्या रिएक्शन हुआ। ये तस्वीरें दिल्ली के किसान आंदोलन की हैं। इसी महीने की 1 और 4 तारीख को जब हमारे रिपोर्टर्स ने इस आंदोलन में शामिल कुछ लोगों से यह पूछा कि आंदोलन में खालिस्तान के झंडे क्यों लहरा रहे हैं, तो अचानक भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बदसलूकी शुरू की, धक्का मुक्की शुरू कर दी। एक और वीडियो देखिए अब। नहीं, करनी है जो 80 बार जो किसानों के जाने चाहिए वो तो आप करते नहीं हो, वो करते नहीं हो। हर चीज किसी ने हम हर चीज ये हमारे भाई साहब खालिस्तान जिंदाबाद लिखा है, स्टिकर मेरी बात सुनो, खालिस्तान दिखाई दे दिया। ये भाई है हमारे, ये हथियार है इनको इनसे प्यार है।
हमें वो हमारा वो जे कोई होगा कोई आदमी उसका बिल्कुल नहीं हमसे तो आपसे पूछ रहे हैं गलत है या सही है? हमारे भाई हो, हम आपको गले लगाते हैं, दिखाओ इसमें। बिल्कुल दिखा रहे हैं, हम आपके भाई हैं। बिल्कुल भाई साहब, तो आप हमारे बड़े भाई हैं। ये हाल तब है जब हमने किसानों के विरोध में कभी कुछ नहीं कहा, और आज भी हम ये कहते हैं कि हम देश के किसानों के साथ हैं। किसानों को लेकर, कृषि को लेकर जितनी रिपोर्टिंग जी न्यूज़ ने की है उतनी इस देश के किसी मीडिया ने नहीं की। हम अकेले ऐसे चैनल हैं जो इस प्रदर्शन से पहले, इस आंदोलन से पहले भी किसानों के गांवों में जाते रहे हैं, किसानों के परिवारों के साथ हम खड़े रहे हैं, और हमने हमेशा किसानों की समस्याओं को देश के सामने हर बार रखा है, और आज भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम किसानों को साथ में यह भी चेतावनी देते आ रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो उनके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, और उसी से उन्हें सावधान रहना होगा। हमने सिर्फ खालिस्तानियों की बात की है, वो खालिस्तानी जो ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बैठकर पाकिस्तान के बहकावे में आकर पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ मिलकर इस आंदोलन का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश का किसान हमसे नाराज नहीं है, क्योंकि किसानों के हित में जो काम हमने किया है, जितनी खबरें हमने दिखाई हैं, उतनी शायद किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी किसान आंदोलन की कुछ जगहों पर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, और इन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए फिर विपक्षी नेताओं ने हमें गोदी मीडिया कहना शुरू किया। विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ जो अलाइंड पत्रकार हैं, देखिए इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, ऐसे पत्रकारों का, जो आज भी विपक्षी नेताओं के साथ मिले हुए हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल काम होता है। हमारे देश में मीडिया का जो वर्ग देश के पक्ष में खबर दिखाता है, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है, उसे हमारे देश का ही एक वर्ग गोदी मीडिया कहने लगता है। इस शब्द के सहारे सबसे ज्यादा विरोध इस पूरे देश में, इस पूरे मीडिया में अगर किसी का होता है तो वो है जी न्यूज़। हम जैसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, शाहीन बाग गैंग की बात करते हैं, अफजल प्रेमी गैंग की बात करते हैं, अवार्ड वापसी गैंग या खालिस्तान का सच देश को दिखाते हैं, वैसे ही लोग गोदी मीडिया का शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा विरोध करते हैं, हमारे खिलाफ नारेबाजी करते हैं, बदनामी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद विपक्ष के नेता इन्हीं क्लिप्स को सोशल मीडिया पर डालते हैं, और विपक्षी नेताओं के साथ मिले हुए जो पत्रकार हैं, जो ओरिजिनल गोदी मीडिया के सदस्य हैं, उसके बाद वो भी इन क्लिप्स को आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। आज हम आपको इसी गैंग द्वारा जी न्यूज़ के विरोध की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, और आप एक सिलसिलेवार तरीके से ये तस्वीरें देखिए तो आपको एक कहानी की तरह सब समझ में आ जाएगा कि कैसे देश विरोधी गैंग हमारे हर सच से परेशान होता है और हम पर हर बार तरह तरह के आरोप लगाने लगता है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। आप ध्यान से अब हमारी बात सुनिएगा। इसी साल 27 जनवरी को मैं खुद शाहीन बाग गया था, और वहां पर हमें, हमारी टीम को धरना स्थल पर जाने से रोक दिया गया था। हमें रोकने के लिए एक मानव श्रृंखला बना दी गई। संविधान के पोस्टर्स हाथ में लेकर हमें हमारे ही देश के एक इलाके में घुसने से रोक दिया गया था। वो भी एक समय था, तब प्रदर्शन चल रहा था नए नागरिकता कानून को लेकर। उस समय की तस्वीरें देखिए। अगर कोई आदमी, हम तो कह रहे हैं कि हम ना इनके पक्ष में हैं ना हम इनके विपक्ष में हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? मुझे यहाँ आने के लिए किससे वीज़ा लेना होगा? ये भारत है, भारत की राजधानी है, राजधानी का एक इलाका है, और उसमें भारत का एक नागरिक, भारत का एक पत्रकार जा नहीं सकता। यहाँ पर ये किए, पोस्टर लगा लिया, तुरंत तिरंगा लगा लिया, तिरंगा लहरा दिया, लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। इसको कहते हैं ना मॉब मेंटालिटी।
ये वो मॉब मेंटालिटी है और सब हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर, सब हो रहा है संविधान के नाम पर, सब हो रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, सब कुछ आप देखिए। तो आपने देखा यहां भी टुकड़े टुकड़े गैंग के निशाने पर जी न्यूज़ ही था। और आपको उस समय भी याद होगा कुछ पत्रकार ऐसे थे, कुछ चैनल ऐसे थे जो शाहीन बाग में जाते थे, शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी थे उनके मन की बात करते थे, उनकी तारीफें करते थे, उनके बारे में बताते थे कि देखिए कितने महान आंदोलनकारी हैं और ये पूरे देश को बदल देंगे। ऐसे लोगों को आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, बड़े बड़ी संस्थाओं ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। लेकिन ये वो लोग थे जो अपने ही देश को नीचा दिखाना चाहते थे। और उस समय हमारे ही देश के मीडिया का एक हिस्सा ऐसा था जो ये कहता था कि शाहीन बाग के लोग हमारा तो स्वागत कर रहे हैं, हमें तो किसी ने रोका नहीं, देखिए हम वहाँ से लाइव शो कर रहे हैं, हमारी लोकप्रियता देखिए कि शाहीन बाग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। और आज भी किसान आंदोलन के समय भी वही हो रहा है। कड़वी गोली खाने के लिए, कड़वा सच सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसी तरह पिछले वर्ष 18 नवंबर को हमारी रिपोर्टर ने जेएनयू में नए नागरिकता कानून के विरोध के दौरान लोगों से कुछ ऐसे सवाल पूछने की कोशिश की जो कड़वे थे, तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई और उन्हें भी वहां से पीछे हटने पर मजबूर किया गया। अब देखिए जेएनयू के जो छात्र थे जब वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां भी निशाने पर कौन था? जी न्यूज़। जी न्यूज़ के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी हो रही है, किस तरह से पर्सनल अटैक। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम लोग आत्मदान कर ले, हम लोग पढ़े नहीं। जब आप इनके नारे सुनेंगे तो वो आपको अलग ही जो स्लोगन्स हैं वो आपको नजर आएंगे। इस तरह से लगातार जी न्यूज़ के खिलाफ ही सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये लोग प्लेकार्ड्स लेकर, और ये लोग ये चाहते हैं कि हम जो जेएनयू का सच है वो ना दिखाएं। जब नए नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, जी न्यूज़ ऐसा चैनल था जो लगातार लोगों को सच बता रहा था। हमने इनके मन की बात नहीं कही, हमने इन्हें यह बताया कि आप पाकिस्तान के हाथों में मत खेलिए। हमने लोगों को नए नागरिकता कानून की सच्चाई के बारे में बताया और कहा कि इससे देश टूटेगा नहीं, इससे देश जुड़ेगा। पिछले वर्ष 15 दिसंबर को हमारे रिपोर्टर रवि त्रिपाठी दिल्ली में CAA का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे और तब भी हमारी टीम के साथ, हमारे क्रू के साथ और संवाददाताओं के साथ इन प्रदर्शनकारियों ने ऐसा ही सलूक किया था। देखिए आप। आप लोगों का ऑफ कोर्स इट इज वेरी बैड। देखिए किस तरीके से जी न्यूज़ के एक कैमरामैन को यहाँ पर मारा गया है, उसके हत्या की गई है, हत्या की जा रही है। ये वो छात्र हैं जेएनयू के और उनके साथ यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं किस तरीके से बदसलूकी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो रवि त्रिपाठी जी के बड़े संवाददाता हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन लोगों ने यहाँ पर जी के साथ बदतमीजी की। आप देखिए
यहाँ जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं जो जी न्यूज़ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इनमें से ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी थे और ये नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, लोगों के बीच गलतफहमी फैला रहे थे और लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। और इन्होंने उस समय दिल्ली के इस इलाके को पूरी तरीके से अपने कब्जे में तब ले लिया था। और यहाँ पर भी इनके निशाने पर एक ही चैनल था, वो था जी न्यूज़। अब और पीछे चलिए, 15 नवंबर 2019 को दिल्ली के जेएनयू में वहां के छात्रों ने हमारी 2 महिला रिपोर्टर्स को कवरेज करने से रोक दिया, बदतमीजी की। और तब जेएनयू में भी नए नागरिकता कानून का विरोध चल रहा था और उस समय हमारी टीम वहां पर गई, इनसे बात करना चाहती थी, लेकिन हम उनके मन की बात नहीं करना चाहते थे। हम उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछना चाहते थे और बदले में क्या मिला वो एक बार अब आप देखिए। लगातार हमारे कैमरे पर हाथ लगाया जा रहा है, हमारे कैमरे को बंद किया जा रहा है। 1 मिनट, आप हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तमीज है? यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आप इनकी भाषा सुनिए। तो असल में ये टुकड़े टुकड़े गैंग वर्सेस जी न्यूज़ की लड़ाई है। और अब जी न्यूज़ एक ऐसा चैनल बनकर खड़ा है जो देश विरोधी ताकतों से लड़ता है, उन्हें रोकता है, उन्हें सच्चाई की कड़वी गोलियां खिलाता है। और इसीलिए हर बार जब भी कोई बड़ा आंदोलन देश में होता है और जब भी उसमें देश विरोधी ताकतें सक्रिय होती हैं तो उनकी पहली लड़ाई जी न्यूज़ से होती है। आपको याद होगा जब 2016 में दिल्ली के जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तब सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही वो नारे और वो पूरी घटना देश को बताई थी। और उसके बाद से हमारी कितनी दुश्मनी ऐसे लोगों से हो गई थी। और हमें आज भी याद है तब जो दिल्ली में सरकार थी, यही अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, इसने एक एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज की थी और उसमें लिखा था कि ये जो वीडियो है ये सही नहीं है, डॉक्टर्ड वीडियो, वो वीडियो डॉक्टर्ड करने का आरोप हम पर लगा था। हालांकि बाद में जब लैब से रिपोर्ट आई तो उसमें यह साबित हो गया था कि वो जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड नहीं था। लोकतंत्र में किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि सबके मन की बात सुनी जाती है, लेकिन इन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं। और ये लोग वैसे तो असहनशीलता का मुद्दा उठाते हैं सब जगह, लेकिन सबसे असहनशील यही लोग हैं। ये लोग विरोध में टायर जलाते हैं, बसों में आग लगाते हैं, सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं, भारत को बंद कर देते हैं और कई बार हिंसा भी करते हैं। क्यों करते हैं? ये सारी चीजें मीडिया के कैमरों के लिए की जाती हैं। आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि जब भी कोई भारत बंद या प्रदर्शन होता है उसमें टायर को क्यों जलाया जाता है? ऐसा टायर जलाने को लेकर ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार क्या है कि मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी भी टायर जलाकर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये टायर असल में मीडिया के कैमरों के लिए जलाए जाते हैं, ये प्रेस के लिए जलाए जाते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि यही तस्वीरें अगले दिन अखबारों में छपेंगी, ये लोग जानते हैं यही वीडियो न्यूज़ चैनल्स पर चलेंगे और इन वीडियो से एक अलग तरह का प्रभाव देखने वाले लोगों के मन पर, मस्तिष्क पर पड़ेगा। इसलिए टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करना हमारे देश में एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। अब सोचिए, अगर वहां मीडिया के कैमरे ना जाएं और मीडिया इनसे उल्टा सवाल करने लगे कि ये टायर जलाने की, आगजनी करने की क्या जरूरत है, मीडिया अगर इनसे ये पूछने लगे कि आप जबरदस्ती दुकानें क्यों बंद करवा रहे हैं, तो ये लोग जानते हैं क्या कहेंगे मीडिया के उस वर्ग को। ये कहेंगे कि आप गोदी मीडिया हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम इन तस्वीरों का हर जगह सबसे पहले हर पहलू दिखाएं, हम वही पहलू दिखाएं जो इन्हें सूट करता है, जो ये चाहते हैं वही पत्रकारिता करें, फरमाइशी पत्रकारिता इनके लिए करें।
हम भारत बंद के दौरान दुकानों पर लगे ताले की तस्वीरें तो दिखाएं, लेकिन यह ना दिखाएं कि इसके लिए दुकानदारों के साथ जबरदस्ती की गई है। हम टायर जलाए जाने की तस्वीरें तो दिखाएं, लेकिन यह ना दिखाएं कि इस हुड़दंग की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हुई है। ये लोग चाहते हैं हम ये कहें कि नागरिकता कानून देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये ना दिखाएं कि ये लोग इस विरोध की आड़ में कैसे देश विरोधी ताकतों को एक मंच दे रहे हैं। यानी हम इनकी फरमाइश पर पत्रकारिता करें और सच दिखाने वाली मिनटों और घंटों लंबी तस्वीरों को टिकटॉक के 15-15 सेकंड के वीडियोस में बदल दें और इन्हें इनके एजेंडे के प्रचार का अवसर उपलब्ध कराएं। और जब हम ऐसा नहीं करते तब विरोध होता है और तब इस तरह की बदसलूकी होती है। और जो मीडिया इन्हें ये सब दिखाता है वो मीडिया इनका मनपसंद मीडिया बन जाता है। असली गोदी मीडिया वो है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देश का साथ नहीं दिया था। असली गोदी मीडिया वो है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान देश का साथ नहीं दिया था, अपनी सेना का साथ नहीं दिया था। असली गोदी मीडिया वो है जिसने 2014 और 2019 के आम चुनावों के नतीजों का सम्मान नहीं किया। लोगों ने जो वोट डाला उसका सम्मान नहीं किया, उसे इसकी बड़ी परेशानी हुई। वो है असली गोदी मीडिया। असली गोदी मीडिया वो है जो रफाल लड़ाकू विमानों की डील का बिना सोचे समझे विरोध करता रहा, क्योंकि उनके आकाओं ने उन्हें यही करने के लिए कहा था। गोदी मीडिया वो है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनकर भी चुप रहता है और उनमें उन्हें पाकिस्तान सुनाई नहीं देता। अगर कोई 1-2 अखबार और न्यूज चैनल इनके तौर तरीकों को सही बताने लगें और इनके विरोध प्रदर्शन को सही ठहराने लगें तो ये लोग अत्यंत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके पुरानी वाली व्यवस्था में ऐसे लोगों को ही पुरस्कार मिलते थे, ऐसे लोगों को ही बड़े बड़े पद मिलते थे, ऐसे लोगों को ही पद्मश्री मिलती थी। यानी ये चाहते हैं कि मीडिया हमेशा जैसे पहले इनकी गोदी में बैठा रहा, आज भी मीडिया इनकी ऐसे ही गोदी में बैठा रहे। ये लोग एक तरफा पत्रकारिता करने वालों को पद और पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, उन्हें क्रांतिकारी पत्रकार कहते हैं, और जो पत्रकार ऐसा नहीं करते उन्हें गोदी मीडिया कहकर बदनाम करते हैं। बहुत बड़ी साजिश है ये, उतनी ही बड़ी साजिश जितनी बड़ी साजिश आजादी के बाद से इतिहासकारों ने की, पत्रकारों ने की, आपके स्कूल में जो टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ाया गया उन लोगों ने की। सच हमेशा वही नहीं होता जो ये लोग मीडिया का इस्तेमाल करके देश को 70 सालों से दिखाते आ रहे हैं। अब आप इसे एक उदाहरण से समझिए। एक अंक है 6 का अंक जब लिखा जाता है तो वो एक तरफ से 6 दिखाई देता है और दूसरी तरफ से 9 दिखाई देता है। हम 6 को 6 कहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम इसे 6 ना कहकर इसे 9 कहें, क्योंकि इनके आकाओं ने इनसे हमेशा से यही करवाया है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो सवालों का जवाब देने के बजाय 9-2-11 हो जाते हैं या फिर गैंग बनाकर हमारा विरोध करते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं आज भी देश में मीडिया का एक हिस्सा देश विरोधियों की धुन पर नहीं नाचता, और इनकी धुन पर नाचने से मना करने वाले मीडिया को ही ये लोग गोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं। और आज हम फिर इनसे कहना चाहते हैं, हम इनकी धुनों पर नहीं नाचेंगे। जो नाचेंगे उन पर ये जितना चाहे पैसा फेंक सकते हैं। कुल मिलाकर ये गैंग चाहता है कि या तो हम सिर्फ इनकी सुने या फिर पूरी तरह से चुप रहें। सच को सच ना कहा जाए, झूठ को झूठ ना कहा जाए, और सच और झूठ के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। सच में 0.1% की भी मिलावट होने पर वो सच नहीं रहता, जबकि झूठ में 99% सच मिला देने पर भी वो झूठ ही रहता है। अब आपको एक और मीम दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होता रहता है। यह मीम किसी स्कूल जाने वाले बच्चे की कॉपी से लिया गया है। इसमें बच्चे को ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत के आधार पर सवालों के जवाब देने होते हैं, लेकिन जवाब में यह बच्चा ट्रू को इस अंदाज में लिखता है कि वो पढ़ने में ट्रू भी लगता है और फॉल्स भी। और फॉल्स एजेंडा यानी दुष्प्रचार करने वाले यही चाहते हैं कि हम भी इसी बच्चे की तरह इनके फॉल्स को ट्रू में बदल दें। लेकिन सत्य मानव जाति की केंद्रीय शक्ति है। सत्य के बगैर सारा संसार सिर्फ एक भ्रम जाल बनकर रह जाता है। सत्य की परिभाषा यह है कि कोई चीज जैसी है उसे वैसा ही दिखाना सत्य है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और पत्रकारिता का मतलब भी यही है कि सच दिखाया जाए, इसीलिए सच सबको अच्छा नहीं लगता। हिंदू संस्कृति में सत्य को मनुष्य का सबसे प्रमुख गुण माना गया है। सदियों पहले लिखे गए ऋग्वेद में सत्य का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उसे कई रूपों में देख सकता है। भारत का आदर्श वाक्य भी सत्यमेव जयते है।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे भी यही आदर्श वाक्य लिखा है और यह पूरा श्लोक इस प्रकार है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन, यानी सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के देश चेक रिपब्लिक का आदर्श वाक्य प्रावदा वितेजी भी यही कहता है कि सत्य की ही विजय होती है। यानी आदि काल से दुनिया यह मानती रही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। फिर भी हमारे देश में कुछ लोग सत्य को पराजित करने की हर बार कोशिश करते हैं और जब वो इसमें असफल हो जाते हैं तो सच दिखाने वालों पर ही आरोप लगाने लगते हैं। हिंदी के मशहूर लेखक और कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका शीर्षक है सत्य की जीत। इसकी कुछ पंक्तियां हैं, झूठ का पक्ष गरजता सदा, लिए भौतिक बल का अभिमान, सत्य का पक्ष मौन गंभीर, लिए अंतर बल का हिमवान। यानी झूठ बहुत जोर से गरजता है, उसे खुद पर बहुत अभिमान होता है, लेकिन सत्य गंभीरता के साथ मौन बना रहता है क्योंकि उसके पास हिमालय जैसा अंतर बल होता है। बहुत सारे लोग सत्य के इस बल को आज से नहीं बल्कि वर्षों से कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं और इस सिलसिले ने देश की आजादी के बाद से ही बहुत रफ्तार पकड़ ली थी। आज सच दिखाने वाले मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि देश के ओरिजिनल गोदी मीडिया का जन्म देश की आजादी के साथ ही हो गया था। आज गोदी मीडिया का इतिहास भी आप जान लीजिए। आजादी के बाद देश में पहली सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, सेक्युलर दिखने के नाम पर उन नेताओं को भी अपने साथ ले लिया था जो आजादी से पहले पाकिस्तान के पक्षधर हुआ करते थे, जिनकी वजह से अलग पाकिस्तान बना था, जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया था, भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान को बनाया था। उन्हें भी अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्हें सेक्युलर दिखने का शौक था। इससे देश को बांटने वाले लोग जो थे वो तो सेक्युलर हो गए और अखंड भारत का समर्थन करने वाले लोगों को सांप्रदायिक कहा जाने लगा। सच यह है कि मीडिया के इस हिस्से का पोषण उस समय की सरकारों की गोदी में ही हुआ। पत्रकारों को उन देशों के दौरे पर भेजा जाने लगा जहां वामपंथी सरकारें थीं और यह तथ्य है कि पूरी दुनिया में वामपंथी सरकारें अपने खिलाफ मीडिया में एक शब्द सुनना पसंद नहीं करती। इसी दौरान मीडिया में एक और वर्ग का जन्म हुआ। यह वर्ग वामपंथी देशों के नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों के इशारों पर काम करता था और इसके लिए अमेरिका ने अपनी CIA जैसी खुफिया एजेंसियों का खूब इस्तेमाल किया, वहां से पैसा पहुंचाया जाता था। अमेरिकी और वामपंथी दोनों ही विचारधाराएं भारत के सनातन दर्शन और विचारों से नफरत करती थी और हमारे देश का ओरिजिनल गोदी मीडिया इस नफरत को अखबारों के जरिए हर रोज आपके घर तक पहुंचाता था। वामपंथी विचारधारा पत्रकारिता पर पूरी तरह हावी थी और वो भी तब जब वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय वामपंथी भारत का नहीं बल्कि चीन का साथ दे रहे थे। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, वामपंथी तब चीन के साथ थे। ये वो वामपंथी थे जो चीन के वामपंथियों को अपना भाई समझते थे और भारत चीन युद्ध में चीन का समर्थन कर रहे थे। जब 1962 का युद्ध हुआ तो भारत के वामपंथियों के एक वर्ग ने यह कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि यह युद्ध नहीं है बल्कि एक समाजवादी देश और एक पूंजीवादी देश के बीच का संघर्ष है। और यह सब तब हो रहा था जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। उस समय पूरा देश हमलावर चीन को खदेड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भारत के वामपंथी ये मानने को तैयार नहीं थे कि सीमा पर चीन ने हमला किया है। उनका मानना था कि उग्र रवैया भारत का था और हमलावर भारत है, चीन नहीं। जब पूरा देश अपनी सेना के जवानों के लिए खून दे रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका विरोध कर रही थी। सेना के जवानों को खून देने को CPI पार्टी विरोधी गतिविधि उस समय मानती थी। यहां तक कि कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि तत्कालीन सरकार को इस पार्टी के नेताओं को तब जेल में डालना पड़ा था और इसी बीच CPI टूट गई और CPIM का गठन हुआ। यह भारत के कम्युनिस्टों की चीन के कम्युनिस्टों के प्रति ऐसी वफादारी थी जिसमें देश के साथ गद्दारी करने में भी हिचक नहीं हुई। हालांकि 1959 में भारत में टेलीविजन आ गया था और 1965 में दूरदर्शन के माध्यम से टीवी पर खबरें दिखाई जाती थी, लेकिन तब दूरदर्शन पूरी तरह सरकार का चैनल था। 1990 तक टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों पर सरकार का 100% नियंत्रण था और ज्यादातर अखबार स्वतंत्र होते हुए भी
सरकार के यानी कांग्रेस के पक्ष में ही खबरें छापते थे। यहां तक कि इमरजेंसी के दौरान भी बड़ी संख्या में अखबारों के संपादकों ने इंदिरा गांधी के फैसले का समर्थन किया था। तब अखबार सरकार की नीतियों पर सीधा प्रहार तो करते ही नहीं थे, और जो अखबार करते भी थे उन्हें वामपंथियों या अमेरिका की गोद में बैठा पत्रकार बता दिया जाता था। लेकिन 1990 के दशक में देश में प्राइवेट न्यूज चैनल्स की शुरुआत हुई और जी न्यूज देश का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल था, और इसी के साथ मीडिया पर सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा। दूरदर्शन चाहे जो भी दिखाए, लेकिन जी न्यूज आपको हमेशा सच दिखाने लगा, और आज देश में 400 से भी ज्यादा न्यूज चैनल्स मौजूद हैं। अब कोई खबर रुक नहीं सकती, अब कोई खबर दब नहीं सकती। और इससे पहले जो एक ही नैरेटिव चलता आ रहा था, अब 2 नैरेटिव आ रहे हैं। इनमें से भी ज्यादातर मीडिया उद्योगपतियों की जेब में चला गया, जबकि भारत के कई अखबार तो पहले से ही व्यापारिक घरानों के नियंत्रण में थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.